हेलो फ्रेंड्स, आप सबको अपने यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन जोन पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा मॉर्निंग सेशन है और मॉर्निंग सेशन में आपको पता है कि हम लोग डिस्कस करते हैं आईएएस और पीसीएस के पेपर को और उनके प्रिपरेशन को। कल फ्रेंड्स पेपर हुआ था आपका आईएएस प्री का, उसका सेशन, उसका एनालिसिस लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। फ्रेंड्स, मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपको किस लेवल से तैयारी करनी है और क्या क्वेश्चंस है और किस फॉर्म में आंसर देना है आपको, किस तरह से क्रॉस कटिंग या किस फॉर्म में आंसर करेंगे तो बेहतर मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसलिए आप अपने सभी फ्रेंड्स को एक बार शेयर कीजिए ताकि इस सेशन को ज्वाइन करें। फ्रेंड्स, ये लाइव सेशन सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें मैं सभी क्वेश्चंस को डील करूँगा, आपको दिखाऊंगा कि किस फॉर्म में क्वेश्चंस आए थे और आंसर उसका क्या सही जवाब होगा और किस फॉर्म में आंसर आपको देना चाहिए था। फ्रेंड्स, अगर आपने पेपर दिया है, आपने एग्जाम दिया है, तब तो एनालिसिस से आपको और ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इससे आप खुद को जज कर पाएंगे कि आपने क्या आंसर किया और क्या इसका सही आंसर होना चाहिए था। फ्रेंड्स, अगर आपने आंसर नहीं दिया है, अगर अटैम्प्ट आप चाहते हैं कि 2021 या 22 में आप दें, तो एक बार आपको देखना और भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ सेक्शन जुड़े हुए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे जुड़े हुए हैं जिन क्वेश्चन को जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आईएएस के साथ आईएफएस को जोड़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा चेंज भी हुआ है, इसलिए थोड़ा सा जानना ज़्यादा जरूरी है आज के सेशन में। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और आज के सेशन में सभी को जोड़िए, क्योंकि आज के लाइव सेशन में हम आपसे इंट्रोड्यूस होने वाले हैं एक विशेष मैटर को लेकर, जो कि है आपका यूपीएससी प्री की क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। आप देखेंगे इस लाइव सेशन में कि क्या पेपर था और कैसे आंसर देते, तो शायद आपका आंसर काफ़ी ज़बरदस्त होता और आपकी रिजल्ट 100% श्योरिटी होती। हम इन सभी पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, इनमें से किस पार्ट तक हम प्रकाश डाल चुके हैं और कैसे आगे की रणनीति होगी आपकी पढ़ाई की, इन सभी पॉइंट की चर्चा करेंगे इसी सेशन में। फ्रेंड्स, इस पे थोड़ा सा पीडीएफ पेपर है, इस पे स्पेस थोड़ी सी कम होगी, इस वजह से मैं अपने आप को यहाँ से हाइड करता हूँ, लेकिन सेशन कंटिन्यू रहेगा, इसलिए आप सभी कहीं जाएंगे नहीं, आप इस सेशन को कंटिन्यू ज्वाइन करेंगे। आइए फ्रेंड्स, अगर सेशन की बात करें तो सेशन को हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से, अर्थात कि फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए मैं खुद को हाइड कर देता हूँ यहाँ से। अब इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस सेशन की अगर बात करें तो सेशन में पहला जो क्वेश्चन हमारा आएगा वह आपका आया है कार्बन नैनो ट्यूब से। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कार्बन नैनो ट्यूब। अब क्वेश्चन कार्बन नैनो ट्यूब देख के आप ये नहीं सोचिएगा कि कार्बन नैनो ट्यूब होता क्या है, कैसे यूज किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसका चर्चा न्यूज़पेपर में अक्सर आता रहता है। ये कार्बन नैनो ट्यूब जो है यह औषधि के रूप में या प्रतिजन अर्थात कि प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक के फॉर्म में यूज किया जाता है। अब एक कन्फर्म कि एंटीबायोटिक के रूप में यूज किया जाता होगा, यानी हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के ब्लड पे वर्क करेगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी के अंदर होता है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के अंदर क्या वर्क करता है, प्रतिजन का काम करता है, हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। जब ये प्रतिजन के साथ मिलकर काम करेगा तो कंफर्म है कि ये शरीर की रक्त कोशिका में भी काम करेगी। बताओ फ्रेंड्स, करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। जब फर्स्ट और सेकंड दोनों आपका सही लग रहा है तो कंफर्म है कि यह जैव निर्माण करने अर्थात बायोडिग्रेडेबल भी होगा, क्योंकि जब ये आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा तो हमारे शरीर में घुलेगा कैसे, अर्थात कि ऑप्शन नंबर 4 भी आपका सही हो। मेरे पॉइंट से देखिए, आप एक बार पॉइंट देखिए, आपका 30 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। एक क्वेश्चन के ऑप्शन से सारे ऑप्शन को हम लिंक कर देंगे आपके लिए। देखिए, औषधि प्रतिजन के रूप में यूज किया गया, यह डब्ल्यूबीसी का फॉर्म में यूज होता है और डब्ल्यूबीसी किससे कनेक्टेड हो गया, डब्ल्यूबीसी का मतलब ब्लड का वर्क हो गया और ब्लड का मतलब हो गया कंफर्म है कि आपकी शरीर की रक्त कोशिका की बात कर रही है। और सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है यही तो कि रक्त कोशिका के अर्थात कि क्षतिग्रस्त जो भाग होगा उस रक्त कोशिका में मदद करेगा। बिल्कुल सही बात है। और जब फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन सही तो फोर्थ ऑप्शन आपका बायोडिग्रेडेबल वाला भी सही। थर्ड ऑप्शन का हमें पता नहीं है।
चलिए अब ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन में देखते हैं क्या थर्ड ऑप्शन को नेगलेक्ट करके हम आंसर दे सकते हैं क्या। तो देखिए जरा सा ऑप्शन की बात, तो ऑप्शन क्या कहता है, फर्स्ट और सेकेंड, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन फोर्थ नहीं दे रहा है इसमें। फर्स्ट और सेकेंड कह रहा है लेकिन फोर्थ नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब सिर्फ देखना है चौथा ऑप्शन वाला, चौथा ऑप्शन तीनों में दिया हुआ है। अब तीनों में चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है जो पहला, दूसरा और चौथा तीनों को शामिल कर रहा हो? ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। बताओ फ्रेंड्स, करो थम्स अप अगर सही लगा आपको, लग रहा है आंसर सही आपको, लग रहा है कि इस क्वेश्चन इस मेथड से आप चाहें तो आंसर दे सकते हैं, तो फटाफट थम्स अप कीजिए और थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए और लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की अगर बात करें फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या कहता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित गतिविधियों पे विचार कीजिए। फ्रेंड्स ये ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत कम आते थे, लेकिन जब से आईएफएस को जोड़ दिया गया आईएएस के साथ, अर्थात कि फॉरेस्ट सर्विस को जोड़ दिया गया है, तब से थोड़ा सा एग्रीकल्चर का क्वेश्चन का आगाज हो गया है। आइए फ्रेंड्स फिर भी देखते हैं इसको। खेत में फसल पर पिरकनाशी छिड़कना, ठीक है। दूसरा नंबर कह रहा है सक्रिय ज्वालामुखी के मुखों का निरीक्षण करना और डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती है, करती वेल के श्वसन नमूनों को एकत्र करना। फ्रेंड्स ये देखिए, ये सभी के लिए क्या कह रहा है कि ड्रोन का यूज करके बताओ इसमें से कौन सा काम आप कर सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए आप कि खेत के पिरकनाशी का छिड़काव ड्रोन से हो सकता है कि नहीं। ड्रोन का यूज करके, हेलीकॉप्टर का यूज करके आप यूज करते हैं कि नहीं करते, बताओ। करते हैं पिरकनाशी का, जो ज़्यादा दूर तक अगर खेती रहती है, बड़ी लंबे दूरों तक खेती पे अगर यूज करना हो तो उस समय ड्रोन का यूज करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली मैनुअली करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरे नंबर बात करें कि सक्रिय ज्वालामुखी की निरीक्षण करना। अब ज्वालामुखी कहाँ हो रही है, वहाँ पे प्रॉपरली मैनुअली एक आदमी जाके तो निरीक्षण नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ पे कौन वर्क करेगा, ड्रोन ही वर्क करेगा। अब डीएनए का विश्लेषण करना है, तो वेल अपनी सांस कैसे लेती है, इन नमूनों को इकट्ठा करने के लिए हम पानी के अंदर ड्रोन भेज सकते हैं कि नहीं, बताओ। ड्रोन का यूज हम वहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं, हवा के थ्रू से आपको वहाँ पे हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल इनका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अर्थात कि तीनों फैक्ट जो आपके ड्रोन के यूज से किया जा सकता है। तो बताओ जब तीनों सही हो गया तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर हो गया सब किसी को? ऑप्शन नंबर डी सेकेंड का, खेत की फसल की पिरकनाशी का छिड़काव हो, सक्रिय ज्वालामुखी की हो, या फिर आपका वेल के श्वास के नमूने एकत्र करने हो, सब कुछ हम ड्रोन की सहायता से कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को? फटाफट लाइक बटन क्लिक करते रहिए और शेयर तो प्लीज करते रहिए। देखिए आप क्वेश्चन बात करते हैं थर्ड नंबर, हम आपको देंगे सटीक आंसर का तरीका, जो कि आपको किसी भी आंसर की आवश्यकता नहीं होगी, आपका खुद का आंसर होगा और खुद आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि आपने किया क्या है एग्जाम में। यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी होगी और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जब भी यह बात कर रहा है कि लेजर की, ध्यान दीजिएगा कह रहा है लेजर की, तो कंफर्म है कि लेजर वाला बात हो गया। तो लेजर के लिए हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, लीजा पाथफाइंडर और लीजा आपका क्या कहते हैं इवॉल्व्ड लीजा। तो कंफर्म है कि 2 को आप हटा दीजिएगा ऐसे ही, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है लेजर लाइट की बात कर रहा है और लेजर लाइट की ऑप्शन आपको सी और डी में अवेलेबल है। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा और मेरी नज़र से देखिए, लीजा पाथफाइंडर जो यूज हुआ था, इसके जो आपके बाँ है अर्थात कि इनके जो आर्म्स हैं काफ़ी छोटे छोटे, पहले मिलियंस में थे लेकिन इसको घटाकर 40 सेंटीमीटर तक ले आया है। तो कंफर्म हो गया कि जब यहाँ पे उड़ान भरने के लिए मिलियन किलोमीटर लंबाई की बात की जा रही है, तो कंफर्म हो गया कि पाथफाइंडर तो पॉसिबल नहीं है, अर्थात कि इवॉल्व्ड लीजा आपका ज़्यादा परफेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग बी। इस लिहाज का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हो सकता है फ्रेंड्स किसी क्वेश्चन में आंसर का मेरे वजह से कोई गलत भी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपके लिए बेटर से बेटर आपके ऑप्शंस देने की कोशिश करेंगे। आइए फ्रेंड्स
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर आप जरा विचार कीजिए। भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपके क्लास 10th और 12th के बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हैं, बताओ क्या मैंने आपको डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में नहीं बताया? आपको क्या नहीं पता है कि डीएनए के अंदर जो कोडिंग की जाती है उस कोडिंग को चेंज किया जाएगा तो आनुवांशिक गुण में बदलाव आएगा। डीएनए का म्यूटेशन करा के नई क्वालिटी डेवलप की जा सकती है। बताओ फ्रेंड्स, जो मेरे से 10th और 12th पढ़े होंगे उन स्टूडेंट को मैं क्लास 10th और 12th में इन चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका ऑप्शन, व्यक्ति का जीनोम जो होता है जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। सही बात है, व्यक्ति का जो जीनोम होगा जन्म से पूर्ण जो प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था होगा उस अवस्था में संपादित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। आपका टेस्ट ट्यूब जो बेबी प्लान होता है, आप जन्म से पहले उसे प्लांट करते हैं कि नहीं? मानव के शरीर में टेस्ट ट्यूब बेबी प्लांट यूज किया जाता है कि नहीं किया जाता है? किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी आपका सही होगा। और 3 की बात करें फ्रेंड्स, मानव प्रेरित बहुसक्त स्टेम कोशिका में एक शुक्र के भ्रूण में अंतर्वेशी किया जा सकता है। बहुसक्त स्टेम हमने बताया था कि आपके शरीर में 2 तरह की कोशिका होती है, एक स्टेम सेल और दूसरा आपके अंदर में सेक्स सेल होता है। एक जो बॉडी का निर्माण करता है और दूसरा जो आपके बॉडी में लिंग का निर्माण करता है। तो इसमें क्या कह रहा है, जो स्टेम सेल है एक शुक्र के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, बॉडी के स्ट्रक्चर चेंज किए जा सकते हैं। हमने एक और चीज़ बताया था फेनोटाइपिकल चेंजेस में, इसमें भी इसके बारे में हमने चर्चा किया था आपको। इसलिए जब तीनों ऑप्शन आपके सही दिख रहे हैं तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कि नहीं सब किसी को? फटाफट बताओ मुझे कि आपको आंसर क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। थोड़ा फटाफट करो कि क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको। किसी को कोई डाउट तो नहीं रह रहा है आपको? जल्दी जल्दी कीजिए। अगर क्लियर हो रहा है तो फटाफट पहुंचिए हमारे अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा क्या कहता है कि भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन देखिए, क्या कह रहा है कि वैक्सीन जो निमोनिया के साथ साथ तनिका शोध और आपका सेप्सिस के विरोध में प्रभावी है। अरे क्यों नहीं करेगा? जब निमोनिया का कर रहा है, अर्थात कि बुखार से जब लड़ेगा तो मेनिंजाइटिस से क्यों नहीं लड़ सकता है भाई? बुखार का ही तो सिम्टम्स इसमें भी आता है। बताओ फ्रेंड्स, किसी को डाउट है इसमें? जब निमोनिया से लड़ेगा तो मेनिंजाइटिस से क्यों नहीं लड़ सकता है? ऑब्वियसली सी बात है, लड़ेगा। इसलिए आपका पहला ऑप्शन तो ऐसे ही सही हो गया। दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो दूसरा ऑप्शन कहता है उन प्रतिजैवियों निर्भर कम की जा सकती है जो औषधि प्रतिरोधी जीवाणु के विरोध पर प्रभावी है। अर्थात कि जो प्रतिरोधी जीवाणु के विरोध पर प्रभाव नहीं डालता है तो ऑब्वियसली से बात है इस पे वैक्सीन वर्क नहीं करेगा। वैक्सीन वर्क तब करता है जब उस पे जीवाणु पे कोई प्रभाव पड़ने वाला होता। और थर्ड ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो कह रहा है इन वैक्सीन में कोई सा भी गौण प्रभाव नहीं है, ना ही ये वैक्सीन कोई प्रतिजेता संबंधी अभिक्रिया करती है। सॉरी फ्रेंड्स, ये कह रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 कह रहा था उन प्रतिजीवों को निर्भर कम की जा सकती है। यहाँ पे कह रहा है कि कम की जा सकती है जो जीवाणु के विरोध प्रभाव नहीं करता है। ऑब्वियसली सी बात है, जो दवा जीवाणु पे प्रभाव कम करेगा तो उस पर इसका भी प्रभाव कम पड़ेगा, इसलिए आपका 2 भी सही ऑप्शन। लेकिन थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि भाई इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा और साथ में इसका कोई एलर्जी भी उत्पन्न नहीं होगा। बताओ एलोपैथिक में कोई ऐसा दवा जिसका साइड इफेक्ट नहीं हो, जिससे किसी को एलर्जी कभी नहीं होता हो? ऐसा कोई दवा नहीं बना भाई साहब। ये सिर्फ हेम्योपैथिक में होता है और वैक्सीन एलोपैथिक मेथड से बनता है और एलोपैथिक में साइड इफेक्ट और एलर्जिक जो सिम्टम्स है कंफर्म 100% श्योर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड सही होगा। बताओ फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा? आप बताओ फटाफट, आंसर करो में इसका सही क्या होगा? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट और सेकंड। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कि नहीं? किसी को डाउट है तो फटाफट बताओ मुझे। किसी फ्रेंड्स को कोई डाउट लगता है तो फटाफट बताएगा। अगर डाउट नहीं होगा तो चलते अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन का सीरीज थोड़ा सा बड़ा है और हमारे पास टाइम कम है। हम देंगे आपको सबसे कम समय में सबसे सटीक आंसर, सबसे पॉइंट टू पॉइंट आपका एनालिसिस।
जिससे कि आप खुद को जज कर पाएंगे कि आप कैसे आंसर करते हैं, तो शायद सही करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगले की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, मैं अपना फोटो हटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस की कमी है और सिस्टम थोड़ा सा मेरे पास छोटा है। अगर डिजिटल व्यवस्था रहता, आपका डिजिटल बोर्ड होता, तो मैं जरूर अपने आप को शामिल करता आपके साथ। कह रहा है फ्रेंड्स, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, यह वर्ड देखते ही आपको क्या लगना चाहिए कि कंफर्म है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक के साथ इसको एडजस्ट करने का कोई मेथड है। अर्थात क्या? अर्थात कि गवर्नमेंट चाहती है कि अपने कॉन्टेक्ट में अपने अकॉर्डिंग आपको यूज करे, या अपने अकॉर्डिंग आपको कोई समस्या हो तो उसमें सुधार करे। तो कंफर्म है कि ये खाद्य पदार्थ की सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि पब्लिक सर्विस की बात कर रहा है। स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा की आधारभूत संरचना की अगर बात की जाए स्वास्थ्य और शिक्षा की, तो पर्सनली व्यक्ति का तो मामला होता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, दूर संचार और परिवहन से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, डिजिटल सुरक्षा। गवर्नमेंट आपको डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना देगी और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात कि डिजिटल सुरक्षा की आधारभूत संरचना। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबका क्लियर हो रहा है? सबका क्लियर हो रहा है तो फटाफट अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 को, फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर 7 को। और 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो भी देख लो। कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पादप और प्राणी की कोशिका के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? बताओ, इसको किसी को डाउट होने वाली बात है क्या? इसमें भी क्या कह रहा है, पादप की कोशिका में सेलुलोज कोशिका भित्ति की होती है। कंफर्म है कि जो सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति, इसलिए तो आपका, और जबकि प्राणी की कोशिकाओं में वे नहीं पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, कोशिका भित्ति मानव में अर्थात प्राणी में नहीं पाई जाती है, लेकिन पेड़ पौधों में पाई जाती है। और कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दूसरे ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो क्या कहता है हमारा दूसरा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन कहता है फ्रेंड्स हमारा कि वे पादप, दूसरा ऑप्शन कहता है कि वे पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिका में होती है। भाई, प्लाज्मा झिल्ली तो सब में पाई जाती है, प्राणी हो चाहे पेड़ पौधा हो। बताओ, किसी में नहीं पाई जाएगी प्लाज्मा झिल्ली, तो क्या उनके शरीर के अंदर कोशिकाओं में ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा क्या? भाई, कभी नहीं हो सकता है। इसके लिए प्लाज्मा झिल्ली तो कंफर्म है कि चाहिए। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें नहीं पाई जाती, इसलिए 2 नंबर को तो बाहर साइड में फेंक दो आप, ठीक है। तीसरा नंबर कह रहा है, परिपक्व पादप कोशिका में बृहत राजधानी। सही बात है, उनके अंदर राजधानी इतनी बड़ी होती है कि लगभग 90% भाग को कवर करती है। तो बड़ी राजधानी की बात तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही है। जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनेक छोटी राजधानी होती है, ये भी सही है। मानव के शरीर में अर्थात प्राणियों में छोटी छोटी राजधानी होती है और किसी किसी में तो बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड दोनों सही है। इसलिए अब देखिए कि इनका कोडिंग किस में किया गया है। फर्स्ट और थर्ड देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है हमको, फर्स्ट एंड थर्ड। इसलिए इसका सही आंसर पहला और तीसरा। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कि नहीं? किसी को डाउट है तो एक बार मुझे बताइए, आज डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को? वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर अगले को देखते हैं। जरा सा ये चेहरा बार बार आ जाता है तो थोड़ा सा जगह की कमी। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह 8 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित कारक और कारक के बेंजीन प्रदूषण को बताइए आप कि बेंजीन प्रदूषण इसमें से कौन से हैं। बेंजीन प्रदूषण की बात करें फ्रेंड्स तो कह रहा है कि आपका पहला नंबर की ऑटोमेटिक जो व्हीकल चले जाते हैं, ऑटोमोबाइल जो चलता है, इस ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित पदार्थ, इनके अंदर आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, जो पार्टिकल्स के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे आपके आयरन की मात्रा, उसके बाद ग्लासेस की मटेरियल होते हैं, जो कि बेंजीन प्रदूषण का एक क्या हमारा एग्जाम्पल है। इसलिए आपका फ्रेंड्स क्या होगा कि पहला नंबर तो बिल्कुल सही है। तंबाकू से जो धुआं निकलती है, तंबाकू से निकलने वाली धुआं के अंदर भी तो आपके प्रदूषण के कारण है, तो यह भी बेंजीन प्रदूषण से उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न करते हैं। तीसरा नंबर, लकड़ी को जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा बाबू। जब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा
तो कंफर्म है कि बेंजीन प्रदूषण को उत्पन्न करेगा। और चौथा नंबर रोगन। रोगन एक प्रकार की दवा है, जब आपके क्या कहते हैं छोटे छोटे कीट लग जाते हैं अगर किसी पौधे में, तो रोगन का छिड़काव किया जाता है। तो रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, अब जिस पौधे पर आपने रोगन का यूज किया है और उसी लकड़ी का आपने फर्नीचर बनवा दिया, तो रोगन का यूज किया हुआ जो केमिकल है वह केमिकल तो अभी भी अवेलेबल है कि नहीं है, तो उस केमिकल की वजह से आपका क्या होगा, बेंजीन प्रदूषण फैलेगा। और पॉलीयूरेथ्रीन से निर्मित उत्पादों में तो बिल्कुल होगा। इसलिए आपका पांचों सही है। और जब पांचों सही है तो लास्ट ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, जिसमें पांचों की चर्चा की गई है, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्थात कि 1 से लेकर 5 तक। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं है? सबको क्लियर है? क्लियर है तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता, अर्थात कि देश के अंदर अगर इकोनॉमिकल कंडीशन जैसा कोरोना वायरस उत्पन्न कर दिया है, अगर ये कंडीशन ज़्यादा फैला, तो भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ किस उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है, अर्थात कि इसको ज़्यादा पावर किधर से मिलने वाला है, कैसे यह काम करेगा आपका इंडिया। तो पहला क्या कहता है कि आपातकालीन विदेशी ऋण पर निर्भर न रहना, बिल्कुल सही बात है। पहले ही आपका जो ऋण है इतना ज़्यादा ले चुका है कि अब इसके आगे अगर ऋण लेता है तो मामला गंभीर हो जाएगा। समझ सकते हैं कि आपको बता दें कि 558.5 अरब डॉलर ये अभी तक ले चुका है। 558.5 अरब डॉलर कर्ज हमारे आरबीआई के रिपोर्ट के हिसाब अभी 2020 तक हमारे इंडिया में है। अब बताओ, इतना पहले से अवेलेबल है आपका, उस कंडीशन में अब दूसरा कौन कर्ज देगा आपको? बताओ, कर्ज देगा कोई क्या? इसलिए पहला नंबर तो निर्भरता आप छोड़ ही दीजिए कि विदेशी ऋण आपको मिलने वाली है। दूसरी नंबर बात कि कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना। भाई साहब, आपके पास पैसा है नहीं और विदेशी बैंक लाने का सोच रहे हैं, ये तो मामला भूल ही जाइए, इसका कोई यूज नहीं होने वाला है। इसलिए सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो कह रहा है पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता बनाए रखना। अब पूंजी के खाते में आप बदलाव करके चेंज क्या कीजिएगा, जब आपके पास पैसे नहीं है, मनी नहीं है और आपातकाल की स्थिति में आप जूझ रहे हैं। इसलिए इसका सही आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 होगा। आपातकालीन की स्थिति में विदेशी ऋण पे निर्भर न रह के आपको कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। यह है थिंकिंग, यह है आईएएस का थिंकिंग। आपको सोचना है फ्रेंड्स कि हमारे देश में भी क्या चल रहा है और आगे की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। यही सोच तो चेक करता है आपका आईएएस यूपीएससी। इसलिए थोड़ा सा अपने सोच को डेवलप कीजिए और देखिए कि आपका आंसर कैसे सही नहीं होता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कि केवल 1। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो कह रहा है यदि आप अपने बैंक की मांग जमा खाते से 1 लाख की नकद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप में मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला नंबर क्या कह रहा है कि 1 लाख की कमी आ जाएगी। भाई क्यों कमी आ जाएगी? आपने लिया तो ट्रांजैक्शन किया, अब कंफर्म है कि 1 लाख कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई सामान खरीदेंगे तो वहाँ पे यूज करेंगे, तो कमी कहाँ से आ गई मार्केट में? आपकी लिक्विडिटी तो मार्केट में बनी रहेगी ना। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1,000 की वृद्धि, 1 लाख की वृद्धि हो जाएगी। भाई साहब, कहाँ से 1,000? 1 लाख ऊपर से टपका है, आसमान से उतर के नीचे आया है क्या? इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी की बात करें फ्रेंड्स, तो सी नंबर क्या कह रहा है कि मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख से अधिक की वृद्धि होगी। भाई 1 लाख की वृद्धि नहीं होगी तो उससे अधिक की वृद्धि का कहाँ से चांसेस है? इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा। जब तीनों गलत है तो आपका सही आंसर बताओ कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। भाई 1 लाख निकाले चाहे 50 लाख निकाले, आपका आपूर्ति जो लिक्विडिटी है वह तो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि वो पैसा आपकी तो मार्केट में रन कर रही है, इसलिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दूंगा कंप्लीट प्रिपरेशन, कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा आपका,
किसी भी पैसे कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको पैसे इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। मैं सारा डिटेल PDF के साथ आपको अवेलेबल कराऊंगा और मैं गारंटी लिख के देता हूँ 100% कि 100% मैं आपको जॉब दिला के रहूँगा, IAS ऑफिसर बना के रहूँगा। इसलिए प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ 100% डाटा का यूज कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कोई पैसा ना कोई डिमांड, आज नहीं कभी नहीं होगा। सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री, सभी PDF बिल्कुल फ्री, क्योंकि मैं भी एक गरीब फैमिली का बेटा हूँ और मैं चाहता हूँ कि गरीब फैमिली सेल्फ स्टडी से घर बैठे IAS कंप्लीट करे और देश को दिखाए कि वो बिना पैसे के भी IAS ऑफिसर बन सकते हैं। और मेरा टारगेट फ्रेंड्स सही है, आप सभी का सिर्फ सहयोग चाहिए। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगले टॉपिक को। अगले टॉपिक की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है, अगला 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पराबिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पहला नंबर क्या कह रहा है, सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ। दूसरा नंबर वेदों के प्राधिकार स्वीकार करना। और तीसरे नंबर की बात करें फ्रेंड्स, तो कहते हैं परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति की बोधिसत्व तथा पथ प्रशस्त हुआ। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि परामिता का मतलब क्या होता है। तो परामिता का मतलब क्या हो गया कि इसके द्वारा क्या होगा, कोई चीजें आपको पूर्ण रूप से आपकी प्राप्ति हो रही है। परामिता का मतलब जो आपको चाहिए वो चीज पूर्ण रूप से प्राप्त हो रही है। तो आप जरा ध्यान दीजिए, इसमें ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है कि आपको पूर्ण रूप से कोई चीज प्राप्त होने वाली है। परामिता का मतलब कंप्लीट फॉर्म में, आप इंग्लिश इसका देखिए ट्रांसलेशन, ज्यादा बेटर वे से समझ पाएंगे। ये क्या कह रहा है, ये देखिए आपका क्वेश्चन, परामिता, सॉरी फ्रेंड्स इसमें परामिता ही दिया हुआ है इसलिए आप नहीं कर सकते क्लियर। लेकिन परामिता का मतलब आप समझिए कि परामिता का मतलब होता है कि कंप्लीट फॉर्म में आपका गेन करना। और कंप्लीट फॉर्म में गेन का एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी, पूर्णता जिनकी प्राप्ति की बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। अर्थात क्या कि पूर्ण रूप से आपकी बोधिसत्व जो पथ प्रशस्त हुआ वो आपका क्या है, परामिता। और जनरली यह आपके बौद्ध धर्म के द्वारा ही अपनाया जाने वाला एक पार्ट के अंदर आता है। फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन नंबर 11। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित है। तो रखमाबाई आपकी अगर मुकदमा की बात करें तो रखमाबाई एक ऐसी औरत थी जिनकी शादी सिर्फ 11 वर्ष की उम्र में एक 19 वर्ष की व्यक्ति से कर दिया गया था, जिनके वजह से वह काफ़ी दुखी थी। हालांकि यह अपने घर पे ही रहती थी, अपनी मैके ही रहती थी, लेकिन इस बात से काफ़ी दुखी थी और इन्होंने इसके लिए केस दायर किया। जब यह एक डॉक्टर थी और उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक केस दायर किया था और यह केस क्या था, चाइल्ड ब्राइड पे अर्थात कि बाल विवाह पे आधारित था, जो कि 1884 से लेकर 1888 तक चला था। 1884 से लेकर 1888 तक चला हुआ था। तो कंफर्म है कि अब जब ये बाल विवाह, उसका बाल विवाह पर ही केस किया है, तो बताओ फ्रेंड्स ऑप्शन कौन कौन से सही होंगे। महिला की शिक्षा पाने का अधिकार, ये तो बिल्कुल गलत हो गई। जब ये आपका बाल विवाह पे बात कर रही तो महिला की शिक्षा की बात इसमें कहाँ से आ गई, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत। सेकेंड ऑप्शन देखिए, सहमति की आयु, यानी कि शादी की जो सहमति होनी चाहिए उसकी आयु देखी जानी चाहिए, इसलिए बिल्कुल सही है इसका। तीसरा नंबर, दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, अर्थात कि दाम्पत्य जो अधिकार है, अर्थात कि पति पत्नी का जो अधिकार है वह दोनों ग्रुप को समान रूप से होना चाहिए। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड दोनों सही है, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बताओ फ्रेंड्स क्लियर होगा कि नहीं होगा। किसी को अगर डाउट है तो बोलिए। हालांकि 1888 तक ये केस चला था और लास्ट में जाके 1891 में यह क्या बन गया, एक प्रकार का क्या कहते हैं केस, एक नियम बन गया, एक कानून बन गया 1891 में। और यह कानून कहलाता है हमारा एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। बताओ फ्रेंड्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है सब किसी को। अगर क्लियर है फ्रेंड्स तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, क्वेश्चन नंबर 13 रहा फ्रेंड्स।
निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था? अब बताओ नील की खेती का ह्रास क्यों हुआ था? तो नील की पहला अवसर क्या था? नील के उत्पादक का अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। काश्तकारों के विरोध का अगर मानना होता तो नील की खेती वो शुरू ही क्यों करता? बीच में ही काफी ज्यादा विरोध हुआ था, बंद कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, बिल्कुल सही है। विश्व मार्केट में जो वर्ल्ड मार्केट था इसकी डिमांड घट गई, क्योंकि ये घटना 20वीं शताब्दी की है और उस समय औद्योगिक क्रांति हो गई थी, नई नई फैक्ट्री कंपनी जब बन गई थी, तो उस कंडीशन में इस नील आपका जो होगा इसके जगह पे केमिकल का यूज होना स्टार्ट हो गया था, इसलिए इसका यूज धीरे धीरे कम हो गया। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। हालांकि और सी और डी भी जाए तो देख सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध। भाई राष्ट्रीय नेता का विरोध अगर मानना होता तो फिर खेती क्यों करता, आगे बढ़ता ही नहीं बात। ऑप्शन नंबर डी उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण, इनसे तो कोई बात ही नहीं है। वहाँ पर नील की खेती से हमारी खेतों की क्या होती थी, उर्वरता घटती थी, उसके बावजूद भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो उत्पादकता की बात कौन करेगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगर जिसने भी मारा समझिए कि उनका आंसर बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो कहता है आपका वेलेजली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? फ्रेंड्स अगर फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करें तो यह बना था आपका 10 जुलाई 1800 को। 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम एक आपका एकेडमिक फॉर्मेशन बना हुआ था, जहाँ पे आपके इंडिया के बहुत सारे बुक को भी ट्रांसलेट करके इंग्लिश लैंग्वेज में आपके कन्वर्ट किया गया था। तो फ्रेंड्स ये बात कही जाती है कि यह आखिर स्थापना क्यों किया गया, तो कह रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति के हिसाब से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके लिए था? हमने आपको दो कनेक्टर बताए हुए थे कि आपका जो शासन का सिस्टम था वो दो भागों में बटा हुआ था, एक तो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस फॉर्म में यूज किए जाते थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक फॉर्म में यूज किए जाते थे। तो व्यापारिक आपका संघ यह क्यों कहेगा कि आप कॉलेज बनवाइए? पहला नंबर गलत। दूसरा नंबर वह भारत में प्रचारित ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहते थे। जब वह विदेशी गुणों को अर्थात कि पश्चिमी गुणों को लाना चाहता था तो फिर वह कॉलेज में आपके जो आप जितना भी आपका हिंदी और संस्कृत का बुक है, बंगाली का बुक है, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपकी अपनी लैंग्वेज में क्यों पढ़ाता उसे? बताओ फ्रेंड्स। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वो विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। ऐसा कोई थोड़े नहीं कि आपका रोजगार देने के लिए उसने कॉलेज खोल दिया, यह भी गलत है। जब तीनों ऑप्शन नहीं मैच कर रहे फ्रेंड्स, कोई भी दिमाग में इसमें थोड़ा सा भी बात मैच नहीं कर रहा है, तो कंफर्म मानिए, आंख बंद करके ऑप्शन नंबर डी मारिए और वही आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। अर्थात कि 14 नंबर का जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बताओ फ्रेंड्स सभी को क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ऑप्शन नंबर डी। अर्थात कि वो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि वहाँ पे जाके आपका क्या कहते हैं ट्रेनिंग ले, और ट्रेनिंग लेके आपका क्या हो जाए कि यहाँ पर आए। वो चाहता था कि प्रशासन हेतु वो सारा प्रशिक्षण इंडिया में ही प्राप्त करे और इंडिया में ही प्रशासन करे। अर्थात कि यह व्यवस्था, इस मकसद से उसने क्या किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किया हुआ था। बताओ फ्रेंड्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इनके सभी के बारे में चर्चा करना बाकी है। हम अपने क्लास की रेगुलर क्लासेस में इन सभी बातों की चर्चा जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो उलगुलान की अगर बात याद हो अगर किसी को, तो थोड़ा सा अगर याद हो, राजस्थान की केस के बारे में हमने आदिवासी की लड़ाई के बारे में बात किया था। जिस समय हमने बात किया था तो उस समय राजस्थान की लड़ाई के बारे में, सॉरी राजस्थान नहीं फ्रेंड्स, माफ कीजिएगा, झारखंड की लड़ाई के बारे में अगर किसी को कुछ पता हो, अगर थोड़ा सा भी आपने अगर पढ़ा हो, कहीं भी पैसा देकर भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। अगर नहीं याद है इसका मतलब आपने क्या किया? थोड़ा सा अपने साथ नाइंसाफी किया। क्यों नाइंसाफी किया? क्योंकि यह विद्रोह जो है आपका
यह ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है बिरसा मुंडा के विद्रोह से कनेक्टेड है। और बिरसा मुंडा एक आदिवासी थे, और बिरसा मुंडा आदिवासी मतलब झारखंड के एरिया का आपका बिलोंग करने वाले थे, अर्थात कि मुंडा जनजाति के थे। और आपके बिरसा मुंडा जो थे वह इनका नेतृत्व करते थे। हालांकि यह अंग्रेज और भारतीय जो आपके शासक थे उनके विरोध, जो आपके हमारे क्या जनजातियों के विरोध आपके जो उनके फैसले लिए गए थे उनका ये लोग विरोध कर रहे थे। और इस विरोध की वजह से बहुत बड़ी आपकी क्या हो गई, विद्रोह का रूप ले लिया। और इसी को उलगुलान के नाम से जानते हैं। और उलगुलान का जो अर्थ है आपका महान उपद्रव कहिए या महान हलचल नाम, ठीक है। इसका एक और नाम है महान हलचल नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। कह रहा है भारत के विद्वान साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जरा विचार कीजिए। क्या कह रहा है, पाणिनि पुष्यमित्र शुंग के काल में, भाई बिल्कुल गलत है। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग के काल में थे क्या, बिल्कुल भी नहीं थे। इनका कनेक्शन तो चंद्रगुप्त बाबा के काल से है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा नंबर कह रहा है अमर सिंह। अमर सिंह प्रथम की अगर बात करें तो बेचारे कौन थे, अमर सिंह प्रथम जो थे वह आपके क्या कहते हैं, अमर सिंह प्रथम ये महाराणा प्रताप के सबसे बड़े बेटे। अब महाराणा प्रताप के बेटे हर्षवर्धन के काल में क्या कर रहे थे, माफी मांगने थोड़े ना आए थे, इसलिए इसका सही आंसर आपका सेकंड भी नहीं होगा। अब बताओ जब पहला और दूसरा दोनों को काट दिए तो आंसर क्या बनाइएगा आप जी। लास्ट ऑप्शन थर्ड नंबर कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। पाणिनि चंद्रगुप्त वाला अमर सिंह मामला हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है और कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड से कनेक्टेड है। बताओ ऑप्शन नंबर सी क्लियर है कि नहीं। आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्वेश्चन आपका 30 सेकेंड के पहले आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग में आंसर जब टपकने लगे तो समझना कि आप आईएएस के कैंडिडेट अब हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है, मानव प्रजनन की तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में आपका जो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है वह क्यों किया जाता है। तो क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये कह रहा है आपका प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि प्रजनन के तकनीक में आपका क्या रहा है, एक मिनट, प्रगति के संदर्भ में आपका प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर की बात कर रहा है। तो प्रजनन की जब तकनीक आप विधि कीजिएगा तो कंफर्म है कि उनमें जो प्रॉब्लम आएगा उसे आप दूर कीजिएगा। जैसे डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, डाउन सिंड्रोम की जो प्रॉब्लम है तो वो आपके क्या होते हैं, जनन के साथ जो आपके क्या कहते हैं डीएनए और क्या कहते हैं आपके जीन के चेंजेस की वजह से होते हैं डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम, या इस तरह से बहुत सारे रोग हैं। इन रोगों को आप खत्म करेंगे तो अपना प्रजनन की नई तकनीक का मेथड उत्पन्न करेंगे। और यह कब होगा, जब आप इनके अंदर रोग निरोधी क्षमता बढ़ेंगे तब ना। इसलिए ऐसे ही दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में कि रोग निरोधी क्षमता की बात। अगर बाकी की बात करें तो निषेचन के लिए दाता शुक्राणु का उपयोग करेंगे। अब बाय विट्रो अंड के निषेचन के लिए दाता शुक्राणु का उपयोग करेंगे, सही बात है, दाता शुक्राणु का यूज करेंगे। लेकिन बताओ इनसे आपकी नई तकनीक में क्या चेंजेस होने वाली है। ये तो नॉर्मल सी केसेस हुई, निषेचन की क्रिया कराएंगे। दूसरे में क्या कर रहा है, शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं के अनुवांशिक रूपांतरण। अनुवांशिक रूपांतरण आप करेंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन अनुवांशिक रूपांतरण के लिए क्या करना पड़ेगा, डीएनए के कोड को चेंज करना पड़ेगा, म्यूटेशन प्रोसेस लाना पड़ेगा, जो कि तब जाके आपके चेंजेस दिखाई पड़ेंगे। तो उसमें आपकी प्रजनन तकनीक में तो यूज नहीं करना है, उसके लिए तो आपको म्यूटेशन का प्रोसेस में जाना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। सी नंबर कह रहा है स्टेम कोशिका। जब बात स्टेम कोशिका की हो गई तो ये बाहरी कोशिका की बात हो गई, जनन कोशिका से बाहर की बात हो गई। ऑप्शन नंबर सी को भी हटा दो। ऑप्शन नंबर डी रोग निरोधी क्षमता को इसमें बढ़ाएगा, इसलिए सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा। फ्रेंड्स उसकी अगर आगे की बात करें 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है। कह रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह किस फॉर्म में यूज की जा सकती है। तो 18 नंबर की अगर ऑप्शंस की बात करें फ्रेंड्स, तो 18 नंबर के ऑप्शन क्या कहते हैं कि आपका पहला कह रहा है कि औद्योगिक इकाइयों की विद्युत खपत को कम करता है। दूसरा नंबर बात कि सार्थक लघु कहानी और गीतों की रचना बनाता है। भाई ये क्या बात कर रहा है,
कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात कर रहा है, कहानी और गीत की बात कर रहा है, कोई आपका मेल खा रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। रोगों के निदान की बात कर रहा है। और आपका थर्ड ऑप्शन कह रहा है, सॉरी फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि टेस्ट से स्पीच में परिवर्तन। पांचवा ऑप्शन कह रहा है आपका कि विद्युत ऊर्जा का बेतार संचारण। ठीक है, तो बेतार संचारण अर्थात कि वायरलेस वर्क, टेस्ट टू स्पीच यानी कि आपका नई तकनीक में क्या होता है, आप कोई लिखिए और वह जो बोलते हैं उसे आपका वॉइस पे कन्वर्ट कर सकता है, या जो बोलते हैं उसे आप लिख सकता है, अर्थात ये तो विकसित होगा ही। औद्योगिक इकाइयों में खपत कम करने की बात भी कही जाती है। ठीक है, रोगों के निदान की भी बात कही जाएगी, अर्थात कि ध्यान दीजिए ध्यान से आप। तो हमारा आंसर क्या सही हो रहा है? हमारा सही आंसर हो रहा है कि ऑप्शन नंबर 1, 1, 3, 4 एंड 5। बताओ फ्रेंड्स, ये हो रहा है मेरा सही 1, 3, 4 एंड 5, ये हमारा सही आंसर हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया था, ऑप्शन नंबर 2 को हमने काट दिया था। चलिए ठीक है, 1, 3, 4, 5 देखते हैं ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। एक है जिसमें 2 को भी शामिल कर दिया है, इसलिए मजबूरी में 2 को भी हमें शामिल करना पड़ेगा, इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर होगा कि नहीं? पहले जो आपका जिस पे पूरी कॉन्फिडेंस है उसको लेकर आइए, उसके बाद अगर वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो उनके साथ किसी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने को जिस पर पूरा कॉन्फिडेंस है उससे चेंज कभी भी एग्जाम में मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, आप जानते हुए भी आंसर गलत करके आएंगे, ये बात पर ध्यान रखना। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 की, तो क्या कहता है बीएलसी जो विजुअल लाइट कम्युनिकेशन है उनकी बात कर रहा है, तो इसमें से बताओ कि कौन सा सही है। तो विजुअल लाइट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारा कहता है, वो 19 क्या कहता है वो जरा देख लो एक बार। 19 क्या कहता है? फर्स्ट नंबर, बीएलसी 375 से 780 नैनोमीटर वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य है। दूसरी क्या कह रहा है आपका? दूसरी बात आपका कह रहा है कि यह दीर्घपरासी और दीर्घपरासी प्रकाशी बेतार संचार के कारण के रूप में जाना जाता है। बताओ फ्रेंड्स, जब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य है वो 375 से 780 वाली है, तो दीर्घपरासी प्रकाशी बेतार संचार की बात कहाँ से आ गई इसमें? कह रहा है। उसके बाद आपका थर्ड नंबर ऑप्शन कह रहा है आपका बीएलसी ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा लेता है। बिल्कुल सही बात है, बीएलसी जो होगा ब्लूटूथ से ज़्यादा पावर लेगा, ज़्यादा नेट का यूज करेगा, डेटा यूज करेगा। बीएलसी में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होता है, बीएलसी में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होता है, इसी कारण से तो आपका इसका यूज किया जाता है। अगर विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण होगा तो करंट का झटका नहीं लगेगा, जब इतना ज़्यादा तरंग दैर्घ्य 375 से 780 नैनोमीटर वाली मामला है, तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए नैनोमीटर में बात कर रहा है और ये कह रहा है आपका दीर्घपरासी। बताओ इसमें कोई मैचिंग कर रहा है? या तो पहला सही होता नहीं तो दूसरा सही होता। यहाँ पे जब हमने पहले को सही मार दिया तो दूसरे का तो बिल्कुल एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन को तो शामिल बाबू करना ही नहीं। इसलिए आपका सही आंसर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है हमारा? ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जरा विचार कीजिए आप। यह एक सार्वजनिक खाता है जिनका हर कोई आपका निरीक्षण कर सकता है। अब थोड़ा सा मैं आपको ब्लॉकचेन के बारे में एक बार बता दूं, आपको कंफर्म आप खुद से क्लियर कर लेना कि यह क्या कहना चाहता है और खुद आप बताना है कि इसमें क्या सही है और फिर क्या गलत है। पहला नंबर चीज़ तो यह लेजर यूज करता है, जो आपकी डाटा बनाई जाती है, आपका लेखा बही, खाता बही जो बनाई जाती है, इस लेजर का यूज करता है। और लेजर क्या होता है कि इम्यूटेबल रिकॉर्ड होता है, कि एक बार आपने रिकॉर्ड कर दिया तो इसका डुप्लीकेट दोबारा नहीं बना सकते हैं। पहला नंबर प्रॉब्लम इसके साथ। दूसरी नंबर बात यह है कि ये जो आप इनके अंदर जब ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर एक बार आपका ट्रांजेक्शन हो गया तो दोबारा आपका ट्रांजेक्ट नहीं करेगा, दोबारा ट्रांजेक्शन नहीं लेगा, यानी कि ट्रांजेक्शन का डुप्लीकेशन नहीं होगा, अर्थात कि एरर की प्रॉब्लम नहीं होगी।
तीसरी नंबर बात कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, अर्थात कि इसके अंदर जो वर्क होगा स्पीड फॉर्म में आपका ब्लॉकचेन वर्क करेगा और एक्सिक्यूट करेगा ऑटोमेटिकली स्टोर करने का। जो डाटा आप यूज कीजिएगा ऑटोमेटिकली उसे स्टोर करने का काम करेगा। तो समझ सकते हैं कि ब्लॉकचेन तकनीक जब लेजर फटाफट बनाएगा उसका डुप्लीकेट नहीं बन सकता है। दूसरा नंबर बात, एक बार ट्रांजेक्शन हो गया तो दोबारा ट्रांजेक्शन नहीं लेगा, स्पीड फॉर्म में वर्क करेगा। तो बताओ इस तरह के जहां पे इनके कार्य दिख रहे हैं फटाफट टिक आउट कर लो। पहला नंबर क्या कह रहा है, यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता है। सही बात है, आपका इसका एक आदमी अगर करता है तो ये अधिक मल्टीपर्पस में यूज होने का तो कोई बात ही नहीं होता है, कोई सवाल ही नहीं होता है। इसलिए यह आपका नियंत्रण सब कोई कर सकता है। यह एक सार्वजनिक खाता के रूप में अर्थात कि लेजर के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। उसके बाद की अगर बात करें फ्रेंड्स तो क्या कह रहा है आपका, ब्लॉकचेन की संरचना अविकल्प ऐसा है कि इसका डाटा, समूचा डाटा केवल एक क्रिप्टो करेंसी के आपके विषय में ही है। भाई बताओ केवल एक क्रिप्टो करेंसी का ही वर्क क्यों करेगा, ये सभी तरह की लेजर फॉर्म का आपका यूज कर रहा है, सभी तरह के मनी ट्रांजेक्शन का यूज कर रहा है। तो कह रहा है कि केवल क्रिप्टो करेंसी वाली बात हम क्यों करेंगे, इसलिए सेकेंड नंबर आपका केवल लग गया, इसलिए आपका फ्रेंड्स ये गलत हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर की अगर बात करें फ्रेंड्स लास्ट की बात करें तो कह रहा है ब्लॉकचेन की आधारभूत वस्तुओं की आधारित अनुप्रयोग बिना किसी व्यक्ति की अनुमति का विकसित किया जा सकता है। कह रहा है क्या कि ब्लॉकचेन की आधारभूत वस्तु जो है आधारित अनुप्रयोग बिना किसी व्यक्ति की अनुमति का विषय के किया सकता है। जब मल्टी पीपल के यूज में आएगा तो हर किसी से पूछना जरूरी है क्या, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर केस जरा सा ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट और थर्ड इसका सही आंसर हमारा जा रहा है। फर्स्ट और थर्ड इसका सही आंसर, और फर्स्ट और थर्ड हमारा कौन सा ऑप्शन है, या फर्स्ट और थर्ड आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। फ्रेंड्स इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और ज़्यादा टाइम तक करेंगे तो आपको भी बोरिंग फील होगी। फ्रेंड्स बाकी जो क्वेश्चन बचे उसे मैं कल लेकर आऊँगा। क्वेश्चन नंबर आपके 20 या 30 क्वेश्चंस और मोर अगले क्लास में, यानी कि हम पूरे क्वेश्चन की एनालिसिस आपको एक बार दे देंगे, उसके बाद आगे टॉपिक पे जाएंगे। इसलिए प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए और इस सेशन को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। आप हमारे साथ कंप्लीट सेशन में बने रहे, इसके लिए मैनी थैंक्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ लक जिसने भी एग्जाम दिया है और जो अगली बार देने वाले हैं उसके लिए अभी से ऑल द बेस्ट।